इस पर आज लड़के कम है, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, चलें तो आज इसको ना थोड़ा सा लिनक्स पे हैंड्स ऑन भी करते हैं, क्योंकि लिनक्स आपको आना चाहिए ना। साइबर सिक्योरिटी जो है उसके लिए कमांड लाइन आपको जरूर आना चाहिए, और विंडोज की कमांड लाइन हो या लिनक्स की कमांड लाइन, और ज्यादातर काम हमारा लिनक्स के साथ होगा, तो इसलिए हम लिनक्स पे हैंड्स ऑन करेंगे। और ये जो लिनक्स है इसका मैंने समझाया भी था आपको, ये डिबियन बेस्ड लिनक्स है, काली लिनक्स। लिनक्स के बहुत ज्यादा फ्लेवर्स है, पेरट है, उबंटू है, रेड हैट है, सेंटोस है। तो काली लिनक्स जो है ये डिबियन बेस्ड लिनक्स है। स्पेसिफिकली ये पेनिट्रेशन टेस्टर्स या जो आपके एथिकल हैकर्स, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स है, उनके लिए जो है ये वो लोग ये इस पे काम करते हैं। और भी बहुत सारे जो है आपको फ्लेवर्स मिलते हैं। हैकर्स और भी लिनक्स यूज करते हैं, जैसे पेरट हो गया, आर्च लिनक्स हो गए। उसके अलावा जो है आपको डिफरेंट क्यूबिस और एनोनिमिटी के अलग लिनक्स है, फोरेंसिक्स के अलग है, मालवेयर एनालिसिस के अलग है, पेन टेस्टिंग के लिए अलग, एथिकल हैकिंग के लिए। तो डिफरेंट लिनक्स मशीन्स आपको जो है वो मिलते हैं। आप अपने हिसाब से जो है ना जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप अपने लिए कॉन्फ़िगर कर लें। अब ये जो काली लिनक्स है ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको लास्ट टाइम बताई थी। अगर नहीं आप लोगों के पास तो हमें उसके जो स्टेप्स है वो मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरे पास पीडीएफ उसका पड़ा हुआ है। ये कॉन्फ़िगर अगर आप करते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन तो इसका बाय डिफॉल्ट जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो होते हैं काली यूजर नेम और काली पासवर्ड होता है। स्क्रीन मेरा शो हो रहा है ना? स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? यस सर, स्क्रीन अच्छा। अच्छा, जिस तरह से आप विंडोज में लॉगिन करते हैं एज इट इज यहाँ पर मैंने लिनक्स में लॉगिन कर लिया है, और लिनक्स में वीएम पे चला रहा हूँ। ये भी मैंने आपको समझाया था। वीएम पे वर्चुअली मैं चला रहा हूँ क्योंकि होस्ट पे मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स में होस्ट पे चला इसलिए नहीं सकता कि आप लोग बिगिनर हो। एज ए बिगिनर लेवल आप जो है होस्ट पे डायरेक्ट नहीं चला सकते, रिकमेंडेड भी नहीं है। वीएम में चलाने का ये भी एक फायदा है कि एक आप यहाँ पर लिनक्स जो है सेफली यूज कर सकते हैं। अगर वो खराब भी हो जो आप दोबारा उसको रिवर्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और आप स्वेप भी कर सकते हैं। आप विंडोज लिनक्स दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विंडोज है, और वीएम में जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ VMware वर्कस्टेशन, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अवेलेबल है। फ्रीली ट्रायल वर्जन आपको मिल जाएगा कोई एक महीने के लिए। लाइसेंस कीज मेरे पास पड़े हुए, किसी को चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने VMware वर्कस्टेशन प्रो इंस्टॉल करना है, प्लेयर नहीं इंस्टॉल कर। ठीक है, VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो लेटेस्ट इसके जो वर्जन चल रहा है वो 17 चल रहा है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल करना। ये डेस्कटॉप सेम एज विंडोज की तरह लिनक्स का भी डेस्कटॉप है। बाकी विंडोज में जो नीचे टास्क बार होता है, यहाँ पर ऊपर जो टास्क बार होता है लिनक्स में, ये स्टार्ट मेन्यू है। इसमें सारे टूल्स वगैरह आपको जो मिल जाएंगे। इसके अलावा GUI में आप उसका फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह विंडोज में आप करते हैं। ठीक है, इसमें क्रिएट फोल्डर, डिलीट और वो सारी चीजें GUI में भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। टेक्स्ट एडिटर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक नोटपैड की तरह एडिटर होता है, माउस पैड के नाम से, वो भी आप इसमें कोई चीजें एडिट कर सकते हैं। ब्राउजर बाय डिफॉल्ट फायरफॉक्स होता है, और यहाँ पर ये आपका जो है टास्क मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। ये इंटरनेट का ऑप्शन है, ये वॉल्यूम का ऑप्शन है, ये नोटिफिकेशन है, ये आपका टाइम डेट कैलेंडर है, और उसके अलावा जो है अगर आप लॉग आउट लॉग इन और स्विच यूजर करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, एक यहाँ पर होता है टर्मिनल का ऑप्शन। टर्मिनल एमुलेटर, जिस तरह आपके सिस्टम में विंडोज में CMD होता है ना, कमांड शेल, लिनक्स में यहाँ पर जो है कमांड प्रॉम्प्ट की जगह पर यहाँ पर लिनक्स में भी एक कमांड शेल होता है जिसको हम टर्मिनल एमुलेटर कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आपको जो है शेल्स भी मिलते हैं जिस शेल पे आप काम करें। इस तरह विंडोज में CMD शेल है या पावर शेल है, यहाँ पर भी डिफरेंट शेल्स है। जो लिनक्स का लेटेस्ट शेल है वो ZSH शेल है, जिसको आप Z शेल कहते हैं। ठीक है, तो ये उस शेल में हम काम करेंगे। अच्छा, जब आप टर्मिनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीजें नजर आती है। ये आपको जो काली नजर आ रहा है ना, ये असल में यूजर नेम है। आपके केस में यहाँ पर भी काली होगा। मैंने होस्ट नेम चेंज किया हुआ है, होस्ट नेम सिस्टम का एक अपना नाम होता है। ठीक है, ये मैंने ओशन यहाँ पर रखा हुआ है। ये यूजर नेम है, ये होस्ट नेम है।
ठीक है। यूजर नेम जिस तरह आप यूजर पासवर्ड लॉगिन करते हैं, ये चेंज हो सकता है। होस्ट नेम सिस्टम का नाम होता है, वो आप यूजर चेंज भी करेंगे तो चेंज नहीं होता। ठीक है। ये क्या चीज है? ये टिल्डा है। टिल्डा का मतलब होता है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी मतलब होम फोल्डर। ठीक है। टिल्डा का मतलब क्या होता है? मिनट में इसको क्लियर करूं। टिल्डा का मतलब होता है होम फोल्डर, या लिनक्स में ना आप फोल्डर को क्या कहते हैं? फोल्डर को हम लिनक्स में कहते हैं डायरेक्टरी। ठीक है। ये मैंने जैसे कमेंट लिख लिया है, से आप जो भी चीज लिखते हो कमेंट हो जाती है, तो कोई कंसिडर नहीं होगा, कोई कमांड कंसिडर नहीं होगा। और डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है कि ये यूजर है। ठीक है। ये अगर हैश होता तो इसका मतलब है ये रूट यूजर है। अब रूट यूजर में कैसे जाएंगे? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट जब लॉगिन करते हैं ना लिनक्स में, तो वो एज अ यूजर हम एक्सेस करते हैं। काली लिनक्स जो है हम करते हैं sudo -i, और यूजर के पासवर्ड के साथ हम कहां पर चले जाते हैं? रूट में चले जाते हैं। इस कमांड को आप ये भी कह सकते हैं कि हमने प्रिविलेज एस्केलेशन की है। ठीक है। क्या चीज की है? प्रिविलेज प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब है गो फ्रॉम लो लेवल प्रिविलेज यूजर टू हाई प्रिविलेज यूजर। क्योंकि यूजर के पास लो प्रिविलेजेस होते हैं ना, लिमिटेड प्रिविलेजेस होती है, तो वो हमने क्या किया? हम sudo -i के साथ चले गए रूट में, रूट यूजर में। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि हम sudo -i के कमांड टाइप करेंगे और हम पासवर्ड फॉर काली मांग रहे हैं, रूट का पासवर्ड मांग नहीं रहा। क्योंकि हम अगर चले जाना दोबारा एग्जिट करके, अगर हमें किसी यूजर में स्विच होना है तो हम su कमांड टाइप करते हैं। अगर मैं su रूट करूं तो मुझे रूट का पासवर्ड तो नहीं पता, तो ये मैं कोई पासवर्ड टाइप करूं मुझे एरर देगा कि ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो ऐसे में स्विच नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया? sudo -i। इस कमांड के लिए शर्त क्या है कि यूजर सुपर यूजर होना चाहिए। ठीक है। तो गो फ्रॉम यूजर टू रूट विद यूजर्स पासवर्ड। ठीक है। ये sudo -i कमांड का मतलब है। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन इसके लिए ये है कि यूजर मस्ट बी सुपर यूजर। अब सुपर यूजर क्या चीज है? सुपर यूजर का मतलब है कि जो यूजर जिसके पास रूट के प्रिविलेजेस होते हैं तो वो सुपर यूजर होता है। अब कल यूजर सुपर यूजर है, इसलिए हमने sudo -i कमांड के थ्रू यूजर का पासवर्ड दे दिया और हम रूट में आ गए, वरना अगर ये सुपर यूजर ना होता तो हम रूट में नहीं आ सकते थे। ठीक है। sudo -i से ये बाय डिफॉल्ट जो भी आपका यूजर कॉन्फ़िगर होता है ना कैली में, वो सुपर यूजर होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। वो कैसे होता है वो हम आगे जाके ना वो देखेंगे कि सुपर यूजर जो है वो कहाँ पर ऐड होता है, किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह रिमूव करते हैं। अच्छा, हम रूट में तो आ गए। अब रूट में देखिए हैश नजर आ रहा है ना, हैश का मतलब है कि रूट यूजर है या प्रिविलेज यूजर है या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है। ठीक है। जो एडमिन यूजर है, इस तरह विंडोज में आप कहते हैं ना एडमिन यूजर, तो वो यूजर लिनक्स में जो है वो रूट यूजर होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर जो है टिल्डा को देखूं, टिल्डा मैंने आपको बता दिया कि टिल्डा का मतलब होता है, टिल्डा का मतलब क्या होता है? टिल्डा इज होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी मतलब कि ये वर्किंग डायरेक्टरी होती है किसी भी यूजर। इस तरह विंडोज में आपने देखा ना, सी फोल्डर के अंदर यूजर्स होते हैं, यूजर्स के अंदर यूजर के नाम होते हैं, फिर एक यूजर पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर उसके डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, ये सारे फोल्डर्स होते हैं। तो अब ये होम डायरेक्टरी किसकी है? जिस यूजर से भी आप यहाँ पर लॉगिन है और यहाँ पर टिल्डा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस यूजर की होम डायरेक्टरी है। और एलएस करेंगे। एलएस क्या चीज है? एलएस मतलब लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन करंट फोल्डर। लिस्ट आप करते हैं फोल्डर के अंदर क्या फाइल्स और क्या डायरेक्टरीज है, तो वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स है कि लिनक्स का जो पाथ है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सीडी के थ्रू हम स्लैश में जाएंगे। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। सीडी का मतलब क्या है? चेंज डायरेक्टरी। किसी भी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए आप क्या करते हैं? सीडी कमांड टाइप करते हैं। चेंज डायरेक्टरी मतलब चेंज फोल्डर। अब हम कहाँ चले गए? टिल्डा से स्लैश में, क्योंकि मैं स्पेस करके मैंने इसको क्या पाथ दिया हुआ है? स्लैश। अब अगर स्लैश में मैं एलएस करूं, ये देखिए, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे डायरेक्टरीज या फोल्डर्स नजर आ गए, इसमें बिन फोल्डर है, रूट बूट फोल्डर है, डेव, ईटीसी, होम, ये सारे फोल्डर्स है ना।
तो लिनक्स का जो पाथ है वो स्टार्ट स्लैश से होता है, फिर ये सारे फोल्डर्स होते हैं, फिर इन फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर्स और ये सारी चीजें, सब डायरेक्टरीज और फाइल्स, ये सारी चीजें होती है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स है लिनक्स के, ठीक है। आप इसको रूट डायरेक्टरी या टॉप डायरेक्टरी लिनक्स की कह सकते हैं स्लैश को, ठीक है। और इसमें ये डायरेक्टरीज है, इसमें जो हमारे होम डायरेक्टरीज है वो स्लैश होम है और रूट है। अब रूट की डायरेक्टरी तो हमें यहाँ पर मिल रही, लेकिन जो काली यूजर है, काली यूजर की होम डायरेक्टरी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। रूट यूजर की डायरेक्टरी यहाँ पर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूट स्लैश रूट है, स्लैश रूट, क्योंकि स्लैश से पाथ स्टार्ट होते हैं ना। ये देखिए स्लैश है और फिर उसके बाद उस डायरेक्टरी के अंदर एक रूट फोल्डर है, तो मतलब कि स्लैश रूट फोल्डर है। तो स्लैश रूट क्या चीज है? ये रूट की होम डायरेक्टरी है, ठीक है। और जो स्लैश होम डायरेक्टरी है, तो इसके अंदर फर्दर यूजर्स के होम डायरेक्टरीज होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इट कंटेन्स यूजर्स होम डायरेक्टरीज। क्लियर हो गया? जो काली यूजर है उसकी डायरेक्टरी कहां पर होगी? वो सीडी, अगर मैं होम करूं, ठीक है, तो ये देखिए स्लैश होम में मैं आ गया हूं। यहाँ पर जितने भी यूजर्स है उनके सबकी होम डायरेक्टरीज जो है वो ये यहाँ पर मौजूद है स्लैश होम फोल्डर के अंदर। अब मैंने सिर्फ सीडी होम किया क्योंकि मैं स्लैश फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हूँ, ठीक है। तो वो स्लैश मुझे नहीं टाइप करना, मैं जस्ट सीडी होम करता हूँ तो उधर ही होम डायरेक्टरी है कि सीडी चेंज डायरेक्टरी टू होम, तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बैक कैसे जाएंगे? तो किसी करंट डायरेक्टरी से बैक जाने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि क्यों हम इस तरह करते हैं। एक हम ls यूज करते थे ना, एक है ls हाइफन l, मतलब लॉन्ग लिस्टिंग। ls स्पेस हाइफन l को हम फ्लैग भी कह सकते हैं, स्विच भी कह सकते हैं, ऑप्शन भी कह सकते हैं, जो भी आपने कहना। तो हाइफन एल का जो फ्लैग है इसका मतलब है कि लॉन्ग लिस्टिंग। अब लॉन्ग लिस्टिंग में होता है कि ये देखिए पहले एल से हमें इस तरह नजर आया था, अब टाइम स्टैम्प भी नजर आ रहा है, उसका साइज भी नजर आ रहा है, उसका जो ऑनर है फाइल का वो भी नजर आ रहा है, और उसके जो डायरेक्टरी जो उसके परमिशंस है फाइल फोल्डर के वो भी नजर आ रहे हैं। अब अगर स्टार्ट में डी नहीं है तो वो फोल्डर नहीं है, अगर स्टार्ट में डी आ रहा है तो वो फोल्डर है, तो ये तीनों फोल्डर है, ठीक है। अच्छा, एक और कमांड है ls -a हिडन फाइल्स देखने के लिए, शो ऑल फाइल्स। ls -a का मतलब है शो ऑल फाइल्स। अब यहाँ पर डॉट डबल डॉट ये क्या चीज है? ये हिडन होती है, लेकिन इन दोनों का मतलब होता है, एक जो डॉट है इसका मतलब है, डॉट का मतलब है करंट फोल्डर या करंट डायरेक्टरी, ये आप लोगों ने याद रखना है। डबल डॉट का मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब जो डायरेक्टरी एक पीछे होती है तो वो करंट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। अच्छा, ये चैट में क्या बता रहे? टी फोर का क्या मतलब है? सर माइक ऑन करके बोले ना। जी जी सर हाँ इसमें जी, एक कमांड होती है T4 माइन हाइफन T4। हाइफन टी4 वो अभी हम नहीं गए उस पे, एनमैप का बता रहे हैं। एग्जैक्टली सर, मेरे को इसमें भी होता है। हाँ, वो भी सफर करें ना, तेज जा रहे हो, पहले लिनक्स तो सीखो ना। लिनक्स अगर आप लोगों को आती हो, वैसे हम डायरेक्ट डाइव इन कर लेंगे एथिकल हैकिंग में। सर लिनक्स आपको सर लिनक्स बाकी आपको मुझे आती नहीं है? पता, ये मैंने बेसिक थोड़ा पढ़ा था इसलिए मैं आपसे पूछा। नहीं, अगर ये कमांड्स जो मैं कर रहा हूँ, अगर ये आप लोगों को पता हो तो मैं डायरेक्ट डाइव इन करके एथिकल हैकिंग में चला जाता। सर बाकी का मुझे नहीं पता सर, बाकी बहुत बंदे। नहीं सर, चले नहीं आती है। मुझे चैट में करे ना, अगर लिनक्स आपको आती हो तो यस करे, अगर नहीं आती तो नो कर ले, जो मैं कर रहा हूँ अभी। जल्दी करें, यस नो से तो जवाब दे सकते हैं ना। एक को आती है, एक को नहीं आती, तीसरे को भी नहीं आती, बाकी किधर है? एक और को भी नहीं आती, 4 हो गए, 8 बंदे, 4 4, बाकी किधर है?
सिर्फ जवाब दे देना जो मैं लिनक्स में कमांड्स कर रहा हूँ कि ये आपको आते हैं नहीं आते, ताकि हम आगे जो है ना फिर और भी चीजें करें। चले फिर कर लेते, क्योंकि इनको लिनक्स भी नहीं आती, फायदा नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करूँ तो आगे आपको मैं कमांड्स लिखूंगा, आपको समझ नहीं आएगी ये हो क्या रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा फिर फास्ट मोड पे कर लेते हैं। और मैंने फ्री वाला जूम जो है वो मीटिंग क्रिएट किया हुआ है, तो ये भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो चले तब तक हम कुछ कवर कर लेंगे इसमें। अच्छा, पेरेंट डायरेक्टरी और ये दूसरा जो है ये क्या है, ये करंट डायरेक्टरी है। ठीक है, डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी। अब ls-a से हमें ये पता चल गया। ठीक है, हम अगर cd स्पेस डॉट करें कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डॉट हमें पता है कि डॉट क्या चीज है, डॉट करंट डायरेक्टरी है, तो करंट डायरेक्टरी में दोबारा आ गया, वो नहीं जा रहा कोई। अगर मैं करूं कि cd स्पेस डबल डॉट करें, अब ये देखें वन स्टेप बैक चला गया। नहीं, इस तरह विंडोज में आप बैक बटन नहीं प्रेस करते तो ये वन स्टेप बैक चला जाएगा। इसको हम ट्रैवर्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि कितने स्टेप हम बैक चला गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं चला जाऊं कि cd स्लैश etc, क्योंकि स्लैश डायरेक्टरी के अंदर etc का भी एक फोल्डर होता है, और उसके अंदर मैं जाऊं कि स्लैश apt, ठीक है, 2 फोल्डर में आगे चला गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने 2 स्टेप बैक होना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल डॉट स्लैश डबल डॉट, ये ट्रैवर्सिंग है। एक स्टेप बैक स्लैश एक और फोल्डर पीछे, 2 फोल्डर पीछे चले जाए, तो हम apt और etc से 2 स्टेप पीछे जाके स्लैश फोल्डर में आ गए। ठीक है, ये ट्रैवर्सिंग है, 2 स्टेप बैक। अच्छा, अब हम अगर होम फोल्डर में जाना चाहते हैं कि हम रूट यूजर के होम फोल्डर में जाए, वो क्या करेंगे, तो रूट यूजर के होम फोल्डर में किसी भी करंट यूजर के होम फोल्डर में जाना हो तो cd स्पेस टिल्डा से भी जा सकते हैं। और मैं दोबारा स्लैश में चला जाता हूँ। ये माइक किस तरह का ऑन है, माइक काइंडली ऑफ करें। cd स्पेस टिल्डा से भी जा सकते हैं, और cd सिंपल cd एंटर से भी टिल्डा में जा सकते हैं। टिल्डा का मतलब होता है, टिल्डा जो है वो इंडिकेट करता है होम फोल्डर को या होम डायरेक्टरी को, जो यूजर की वर्किंग डायरेक्टरी होती है। अब ये रूट यूजर है, एडमिन यूजर है। रूट में वैसे रिकमेंडेड तो है नहीं कि काम करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई इस तरह कमांड्स चलाने हैं जो परमिशन आपको डिनाइड आ रहा है, तो फिर आप रूट में कमांड्स चला सकते हैं। तो अच्छा, रूट का पासवर्ड हमें नहीं पता, रूट से हम लॉगिन किस तरह करेंगे, तो passwd से सबसे पहले आप लोगों ने रूट का पासवर्ड सेट करना है। passwd मतलब चेंज पासवर्ड फॉर स्पेस रूट रूट यूजर, और आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पर सेट करें। अभी रीस्टार्ट करके लॉगिन करेंगे तो रूट पे और नीचे जो है इसका पासवर्ड टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लॉगिन हो जाएगा, रूट यूजर होगा, और पासवर्ड आपने जो भी रखा हुआ है तो देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, रूट का हमारा पासवर्ड सेट हो गया। अच्छा, ये तो हमारे बेसिक जो डायरेक्टरीज के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स थे और cdns कमांड्स थे हमारे कवर हो गए। अब आगे आता है कि हमने फाइल और फोल्डर की जो है उसमें एक्सेस कैसे करना है, फोल्डर फाइल क्रिएट करना है कैसे, और उसमें जो है वो एडिटिंग कैसे करेंगे। तो mkdir जो है सेम फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह सेम है cmd में आप बनाते हैं। टिल्डा का दोबारा बताऊं यार, टिल्डा का मतलब होता है ना होम फोल्डर, ये इंडिकेट करते हैं होम डायरेक्टरी को। देखिए मैं कंट्रोल सी करके अगर pwd मैं यहाँ पर टाइप करूँ ना, pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो। तो टिल्डा जो है ना ये होम डायरेक्टरी है, स्लैश रूट है। अब हम स्लैश रूट के अंदर है, क्योंकि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी मैंने बताया था आपको कि कौन सी है, स्लैश रूट होती है। अब अगर मैं जाऊं कि su काली में, ठीक है, cd काली यूजर का जो होम फोल्डर होता है वो भी टिल्डा है, लेकिन इनके फोल्डर में डिफरेंस होता है। देखिए, अब रूट यूजर एक ही यूजर रूट होता है, एडमिन एक ही होता है। हैश जो है ना इंडिकेट करता है कि रूट यूजर या एडमिन यूजर है। डॉलर का मतलब होता है ये नॉर्मल यूजर है, रूट यूजर नहीं है। ठीक है, और टिल्डा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, क्योंकि इसका अलग होम फोल्डर है, उसका अलग होम फोल्डर है। सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये होम फोल्डर है यूजर का। तो स्लैश रूट रूट का होम फोल्डर ये है, और जो यूजर्स के होम फोल्डर्स होते हैं वो स्लैश होम फोल्डर के अंदर होते हैं। तो स्लैश होम स्लैश काली, इस तरह कोई भी यूजर हो तो स्लैश होम स्लैश उस यूजर का नाम। समझ आ गई है?
नहीं समझ आ रही तो मुझे बताया करें ना। आ गई सर, आ गई, ठीक। अच्छा, अब हम करेंगे mkdir, कोई न्यू फाइल यहाँ पर, न्यू फोल्डर यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं बनाता हूँ, चले कोई लिनक्स के नाम से फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, mkdir करते हैं, साइबर के नाम से कोई फोल्डर, ठीक है। cd करते हैं, फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम cd कमांड यूज करते हैं, चेंज डायरेक्टरी टू साइबर डायरेक्टरी। तो ये देखिए हम, अच्छा यहाँ पर अभी स्लैश साइबर तो आ रहे हैं, लेकिन ये स्लैश फोल्डर के अंदर नहीं है, ये टिल्डा फोल्डर के अंदर, स्टार्ट में टिल्डा आ रहा है, मतलब होम फोल्डर के अंदर साइबर का फोल्डर है, ठीक है। और ये फोल्डर एम्प्टी है, इसमें कोई भी चीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई फाइल्स बनाते हैं, टेक्स्ट से एम्प्टी टेक्स्ट फाइल हम बनाते हैं, ठीक है। TOUCH, टच स्पेस, कोई भी फाइल नेम आप यहाँ पर देंगे तो वो एक एम्प्टी टेक्स्ट फाइल होगी। मैं करता हूँ कि फाइल डॉट txt, ठीक है। सेम आप अगर करेंगे कि टच फाइल डॉट abc, ये भी एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। सेम अगर आप करेंगे xyz, ये भी टेक्स्ट फाइल है। एक्सटेंशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टेक्स्ट फाइल पे। लिनक्स में जो है, लिनक्स में टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन कोई भी हो, ठीक है। abc हो, xyz हो, इवन के ना भी हो एक्सटेंशन, अगर मैं करूँ ना कि टच न्यू फाइल, ये भी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अगर मैं कर लूँ कि टच डॉट फाइल, अब ये जो है ये हिडन फाइल है, ये आपको ls में नजर नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप ls-a करेंगे, लिस्ट ऑल या शो ऑल फाइल्स, उसमें हिडन फाइल्स भी आ जाता है, ठीक है। डॉट आप फोल्डर या फाइल जिससे भी आगे लिखेंगे पहले, तो वो हिडन फाइल या हिडन फोल्डर होगा, ठीक है। अच्छा, फाइल्स हमने बना ली है, इसको एडिट कैसे करेंगे? तो लिनक्स में बहुत ज़्यादा एडिटर्स है, फॉर एग्जांपल नैनो एडिटर है, इसमें VI एडिटर है, विम एडिटर है, जी एडिट आपको मिल जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट नहीं हो तो sudo apt इंस्टॉल कर सकते हैं। माउस पैड है, लीफ पैड है, ठीक है, सारे एडिटर्स है। ये हैश का मतलब होता है कि मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता कमांड, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको। अच्छा, नैनो एक कमांड है, एडिटर है। अगर मैं करूँ कि नैनो फाइल डॉट txt, ठीक है, ये एडिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि हेलो देयर, आई एम यूजिंग लिनक्स, जो भी आपने इसके अंदर कंटेंट्स लिखना हो। सेव किस तरह करेंगे? कंट्रोल-S, कंट्रोल-X। नॉर्मली आप करते हैं कंट्रोल-S, ठीक है, कंट्रोल-S से सेव हो जाता है और कंट्रोल-X से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करेंगे? ये तो हमने राइट कर लिया ना, रीड अलग चीज है और राइट अलग चीज है, एडिटिंग हमने कर ली। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? तो कैट, अगर मैं करूं कि फाइल डॉट txt, तो ये देखिए टर्मिनल के अंदर ही आपको जो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा कि इस फाइल के अंदर टेक्स्ट है। तो कैट का मतलब बिल्ली वाला कैट नहीं है, कैट का मतलब है कॉनकैटिनेट, ठीक है। अगर किसी कमांड का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि क्या चीज है, तो व्हाट इज करके आपको एक लाइन में वो बता देगा कि ये चीज क्या है, एक वन लाइन डिस्क्रिप्शन आपको बता देगा, कॉनकैटिनेट फाइल्स एंड प्रिंट ऑन दी स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। तो कैट जस्ट फाइल्स को रीड करता है, ठीक है। और बाकी फाइल को डिलीट कैसे करेंगे? तो अगर मैं करूं कि rm, पहले ls करते हैं, मैं करता हूं कि rm करे न्यू फाइल को, ये फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। rm से आप फाइल डिलीट करते हैं। अगर मैं mkdir के नाम से कोई लिनक्स के नाम से एक फोल्डर बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, और फोल्डर को मैंने रिमूव करना, तो rmdir जो है ना, ये एम्प्टी फाइल को, एम्प्टी फोल्डर को रिमूव करने के लिए हम rmdir यूज करते हैं। अगर मैं cd स्पेस डबल डॉट करके होम डायरेक्टरी में आ जाऊं, इधर तो मेरे पास बहुत फोल्डर्स है, साइबर के नाम से जो फोल्डर है, अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो इसको डिलीट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, rm-r, रिकर्सिवली हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट डायरेक्टरी, उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो भी डिलीट हो जाए। तो ये भी डायरेक्टरी भी डिलीट हो गया, उसके अंदर कंटेंट्स वो भी डिलीट हो गए, साइबर फोल्डर यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स है हिस्ट्री के, हिस्ट्री वैसे अगर आपको चाहिए तो मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ठीक है। बाकी मीटिंग मेरी जो 1 मिनट उसमें रहता है, एंड हो जाएगा, तो मैं दोबारा और मीटिंग जो है ना ये स्टार्ट कर लेता हूँ। स्क्रीन शो हो रही मेरी?
अच्छा, तो हमने डायरेक्टरी जो है वो बनाई थी या फोल्डर बनाया था, उसको हमने उसके अंदर हमने फाइल्स बनाए, फाइल्स को हमने एडिट किया और फाइल पर हमने डिलीट भी कर लिए और एम्प्टी फोल्डर पर हमने डिलीट किया और जो फोल्डर जिसके अंदर कंटेंट्स थे वो डिलीट नहीं हो रही थी तो उसको हमने rm-r से मतलब रिकर्सिवली फोल्डर भी डिलीट करे और उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो भी डिलीट करे। ठीक है, ये तो हमारे जो है वो चीज़ें कवर हो गई। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि ls-l, अब ls-l जो है ये लॉन्ग लिस्टिंग है। ठीक है, लॉन्ग लिस्टिंग में क्या आता है कि अगर आप कोई नॉर्मल लिस्टिंग करते हैं ना उसमें आपको फाइल्स और फोल्डर्स नजर आते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग लिस्टिंग -l के साथ करते हैं तो उसकी टाइम स्टैम्प, उसके साइज, उसका जो ओनरशिप है फाइल फोल्डर का और उसके जो परमिशंस है, अब ये हम करेंगे परमिशंस। ठीक है, परमिशंस आप क्या करेंगे इसके साथ कि अगर लिमिटेड परमिशंस आप किसी के देंगे कि वो सिर्फ रीड करें इसको या कुछ भी ना करें, उसके साथ सिर्फ रीड भी ना करे, राइट भी ना करे, एग्जीक्यूट भी ना करे, या सारे परमिशन आप किसी को फाइल या फोल्डर का दे रहे तो वो किस तरह देंगे। एक और चीज स्टार्ट में नोट करें, डी आ रहा हो तो वो फोल्डर है, अगर डी नहीं आ रहा तो वो फाइल है। ठीक है, डी का मतलब है डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरीज है और जो डी नहीं है तो फिर फाइल्स है। अच्छा, डी के बाद जो है आपको परमिशन नजर आ रहे हैं। परमिशंस कौन कौन से है? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, RWX तीन दफा आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक है RWX, फिर RWX है और एक फिर RWX। अच्छा, जो पहली बार RWX है वो है ऑनर के लिए, मतलब यूजर, जो करंट यूजर, लॉग्ड इन यूजर है। ठीक है, जो फाइल का ऑनर है। ठीक है, जिस तरह ये काली है अभी, तो ये कौन है? ये ऑनर है। ठीक है, तो RWX जो पहली नंबर पे है वो आपके ऑनर के लिए या यूजर के लिए, करंट यूजर। जो दूसरा RWX है वो आपके ग्रुप के लिए। ठीक है, जो तीसरे नंबर पे RWX है तो वो है अदर यूजर्स के लिए, अदर यूजर्स या पब्लिक यूजर्स। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं पब्लिक यूजर्स क्योंकि वो फाइल के ओनर्स नहीं होते। ठीक है, वो जस्ट जो पब्लिक फाइल्स होते हैं उसको एक्सेस करते हैं, मतलब दूसरे यूजर का फाइल है वो उसको एक्सेस करते हैं, तो उसको किस तरह एक्सेस होगी, वो रीड करेगा, राइट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। हम क्या करेंगे अभी, मैं एक काम करता हूँ कि काली यूजर में एक फाइल बना लेते हैं या फोल्डर बना लेते हैं, mkdir सीक्रेट फाइल्स, सीक्रेट के नाम से चले। ठीक है, और cd सीक्रेट करते हैं, cd सीक्रेट करते हैं। फोल्डर में मैं चला गया हूँ, ये एम्प्टी फोल्डर, इधर मैं एक फाइल बनाता हूँ कि नैनो। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप टेक्स्ट से फाइल नहीं बना रहे तो नैनो से डायरेक्ट भी न्यू फाइल बना के ना उसका एडिट कर सकते हैं, एडिटर खुद ही ओपन हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ कि credentials.txt, ठीक है, मैंने जो है कोई क्रेडेंशियल्स बनाने हैं, उसके अंदर फाइल के अंदर मैंने सेव रखने। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ कि नेम जो है वो जॉन है, उसका जो ईमेल है वो है john@gmail.com। ठीक है, उसका पासवर्ड जो है वो है 12345 जॉन। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S Ctrl+X और इसको कैट करते हैं कि फाइल सेव हो गई है। हाँ, तो इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये फाइल जो है इसको हम परमिशन इसके चेक करते हैं ls-l। ये देखिए, बाय डिफॉल्ट जो आपकी फाइल होती है ना उसके परमिशंस होते हैं रीड राइट रीड रीड, मतलब यूजर्स के लिए रीड और राइट। जो करंट यूजर है फाइल का जो ऑनर है काली, ठीक है, वो उसको रीड भी कर सकते हैं, वो उसको राइट भी कर सकता है। जो ग्रुप्स है वो रीड कर सकते हैं, जो अदर यूजर्स है वो उसको जस्ट रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं परमिशंस चेंज करूं, परमिशंस चेंज करने के लिए कमांड हम यूज करते हैं chmod। ठीक है, chmod कमांड से क्या होता है, हम किसी भी फाइल के फोल्डर की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं नहीं जानता chmod को तो मैं करूंगा व्हाट इज chmod, चेंज फाइल मोड्स, चेंज परमिशंस ऑफ फाइल। ठीक है, तो मैं करता हूं कि chmod करे। परमिशंस किस तरह हम दे सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। परमिशंस ये है कि रीड के लिए हम यूज करते हैं, रीड के लिए फॉर यूज करते हैं, राइट के लिए टू यूज करते हैं और तीसरा क्या, एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट के लिए 1 यूज करते हैं। ये टोटल कितने बन गए? 4 2 1 7। टोटल परमिशन या फुल परमिशन जो होते हैं वो 7 होते हैं। तो यहाँ पर भी 7 परमिशन, यहाँ पर भी 7 टोटल, यहाँ पर भी 7 टोटल। ये टोटल कितने बन गए? 777। तो अगर आपको कोई बोले कि आप किसी फाइल को अगर 777 परमिशन दे दे, फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल है, तो इसको हम कहते हैं फुल परमिशन फॉर एनी यूजर। एनी परमिशन फॉर एनी यूजर, ये फुल परमिशन होते हैं। अगर हम किसी को भी कोई भी परमिशन ना दे तो वो 000 होता है। ठीक है, कि कोई भी यूजर जो है वो किसी भी फाइल को ना रीड कर सकता है, ना जो है राइट कर सकता है, ना उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, चले आप 000 करते हैं credential.txt को। ये मैं ऑटो कंप्लीट कर लिया क्योंकि यहाँ पर एक ही फाइल है, तो मैं जैसे CR भी अगर करूंगा ना तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है कमांड। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पर कोई कैट करूं और C टैब से ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अच्छा अब ls-l करते हैं तो ये देखिए परमिशन कोई भी नहीं है, सारे डैश हो गए। मतलब ओनर ने खुद से भी परमिशन ले लिए। ओनर ने खुद से परमिशन क्या ले ली कि वो रीड नहीं कर सकता। ये देखिए स्टार्ट में रीड राइट नहीं आ रहा, तो अगर मैं कैट कर लूं कि मुझे रीड करना है credential.txt, तो ओनर खुद भी फाइल को रीड नहीं कर सकता। ओनर ने खुद से परमिशन ले ली है, वो खुद भी फाइल रीड नहीं कर सकता, परमिशन डिनाइड आ रहा है। अगर मैं नैनो कर लूं कि चलो मैंने इसको एडिट करना है, तो यहाँ पर क्या है, परमिशन डिनाइड आ रहा है, ओनर फाइल को एडिट भी नहीं कर सकता। ठीक है, कंट्रोल X करते हैं और एग्जीक्यूट तो ऐसे भी नहीं कर सकता। .// से आप किसी भी फाइल को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर उसमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह हो या एग्जीक्यूटेबल फाइल हो या डूब हो जो भी। ठीक है, अभी फिलहाल हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट आप इस तरह करते हैं, किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को .// से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें जो है ओनर ने खुद से ले ली है। अब मैं क्या करता हूँ कि चले ओनर के पास तो होने चाहिए ना परमिशन, उसको रीड और राइट की परमिशन देते हैं, और जो अदर यूजर्स है उनसे परमिशन जो है वो सिर्फ रीड की परमिशन उनको देते हैं। तो एक तो chmod में करूंगा कि 6, 4 + 2 6 हो गया ना ओनर के लिए, रीड प्लस राइट 6 हो गया। और 0 ग्रुप के लिए अगर मैं अदर्स के लिए रीड की परमिशन देनी तो रीड के लिए हम 4 यूज करते हैं, तो 604 हो जाएगा। और credential.txt, ठीक है, credential.txt ls-l करते हैं, ये देखें रीड राइट ओनर के पास आ गए और सिर्फ रीड की परमिशन जो है वो अदर्स के पास चली गई है। अगर मैं अभी कैट करूं तो ओनर इसको रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, लेकिन अदर यूजर्स कैसे इसको जो है वो रीड करेंगे या राइट करेंगे, उसके लिए किसी और यूजर में जाना होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूजर है पोजीशन यूजर, ठीक है, इसमें मैं आ गया हूँ ls, ये देखिए ऑलरेडी मैं डायरेक्टरी मैंने चेंज नहीं की, मैं ऑलरेडी उस यूजर के डायरेक्टरी में हूँ, /home/kali/secret फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हूँ। ये फाइल भी यहाँ पर है, मुझे नजर भी आ रहा है कि इस फाइल का परमिशंस क्या है। अगर मैं कैट करूँ तो कैट तो कर सकता है क्योंकि मैंने परमिशन दिया ना कि अदर यूजर इसको रीड कर सकता है। लेकिन अगर मैं राइट करने की कोशिश करूँ कि nano credential.txt, तो ये कि मैं कुछ राइट तो कर लूंगा, कंट्रोल S करके मुझे यहाँ पर आएगा कि परमिशन डिनाइड, क्योंकि राइटेबल नहीं है, ठीक है, मेरे पास राइट के परमिशंस नहीं है, सिर्फ रीड के परमिशन है। समझ आ गई परमिशंस किस तरह चलते हैं और चेंज किस तरह करते हैं। अब दोबारा हम चले जाते हैं, एग्जिट करते हैं, लास्ट प्रीवियस यूजर में चले जाते हैं एग्जिट से, और यहाँ पर ls करते हैं। ये इसके आप परमिशन और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि हम जो है करंट यूजर के लिए यू यूज करते हैं या यूजर के लिए ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं जी, और अदर यूजर्स के लिए हम यूज करते हैं ओ। ठीक है, UGO से भी हम परमिशन दे सकते हैं। अगर आप नंबरिंग नहीं यूज कर सकते, नंबरिंग आपको मुश्किल लगती है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि पहले परमिशंस चेक करते हैं ls-l। अगर हमने ऑनर से राइट की परमिशन लेनी है और अदर से रीड की परमिशन लेनी है, तो अब क्या करेंगे, chmod u-w हो गया, यूजर से मैंने राइट की परमिशन ले ली, अगर देनी है तो फिर प्लस करें, ठीक है, और कॉमा अगर दूसरे परमिशन में कोई करना है तो मैंने क्या करना है कि अदर से रीड की परमिशन लेनी है, किस फाइल की, इस फाइल। ये समझ आ गई।
इसमें कोई मसला तो नहीं है। U-W से मैंने यूजर से राइट की परमिशन ले ली है। अब अगर आपने राइट की परमिशन देनी है यूजर को, तो हम क्या करेंगे, chmod U+W credential.txt। तो मैंने यूजर को जो करंट यूजर है, फाइल का ओनर है, उसको मैंने राइट की परमिशन दे दी। तो सिंगल परमिशन भी दे सकते हैं आप, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके फाइल एंड फोल्डर परमिशन पे है। आपने देखा होगा इंटरनेट पे, अगर आपको कोई किसी वेबसाइट पे ना फॉरबिडन आ जाते, 403 फॉरबिडन, या फाइल आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसमें आ जाते हैं ना कि 403 फॉरबिड, क्योंकि आपको एक्सेस नहीं होती उस फाइल की। ठीक है, आप जो है परमिशंस आपके पास नहीं होते कि आप उसको रीड करें, तो इसलिए वहां पर 403 फॉरबिडन आता है। और अगर आपके पास होती है परमिशन तो फिर एक्सेसिबल होती है। ये हम जाके आगे आपके सर्विस मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह होता है। अच्छा, परमिशंस हो गए। यूजर मैनेजमेंट में चले जाते हैं, यूजर और ग्रुप मैनेजमेंट में कि यूजर आप अपने नाम से यूजर कैसे बनाएंगे और उसको फिर परमिशंस आप जो है सुपर यूजर की किस तरह देंगे। तो ये याद रखिए, कोई भी यूजर आप बनाएंगे तो वो एड यूजर से बनता है, और रूट से आप लोगों ने यूजर बनाना है। तो हम पहले चले जाते sudo -i, काली का पासवर्ड काली ही है, हम प्रिविलेज एस्केलेशन करके रूट में आ जाते हैं, या sudo या su करके ना हम भी जा सकते हैं, su से स्विच यूजर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस यूजर का पासवर्ड पता होना चाहिए। रूट से तो आप किसी भी यूजर में स्विच हो सकते हैं, रूट से कोई इशू नहीं होता, रूट होता है सबका बाप है। आप इसको विदाउट पासवर्ड भी किसी भी यूजर में ना स्विच हो सकते हैं, लेकिन अगर आप su रूट करते हैं ना, या su यूजर किसी यूजर से करते हैं, तो उस केस में आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रूट में हम आ गए। एड यूजर का कमांड है, किसी भी नाम से आपने अगर यूजर बनाना हो तो। ठीक है, अगर मैंने एड यूजर करके, चले कोई हैकर के नाम से मैंने यूजर बनाना है, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड आ गया, तो पासवर्ड भी चले मैं हैकर ही रख लेता हूँ, रीटाइप पासवर्ड हैकर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, नहीं देनी तो एंटर करते जाए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यस करें, तो हैकर के नाम से एक यूजर यहाँ पर बन जाएगा। अब यूजर्स जब बनते हैं तो वो सारे कहाँ पर जाते हैं, उसकी एंट्री कहाँ पर होती है और हम कहाँ से देखेंगे। तो याद रखें, etc फोल्डर के अंदर एक passwd के नाम से फाइल होती है, इसके अंदर सारे यूजर्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, स्लैश टॉप डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक etc डायरेक्टरी है, लिनक्स का पाथ स्टार्ट होता है स्लैश से। ठीक है, तो स्लैश etc एक फोल्डर है, स्लैश फोल्डर के अंदर अगर आप etc स्लैश करेंगे आपको ls करके नजर आ जाएगा। वहां पर एक passwd के नाम से एक फाइल होती है, जिसके अंदर आपके यूजर्स के सारे एंट्रीज होते हैं। देखिए, जो भी लास्ट यूजर बनता है तो आपको यहाँ पर नजर आ गया हैकर, पॉइजन, ये सारे यूजर्स हैं। ठीक है, कुछ सिस्टम के अपने यूजर्स हैं, सर्विसेज के कुछ हम बनाते हैं। तो यूजर का नाम होता है, उसके बाद यूजर की आईडी है, उसकी ग्रुप की आईडी है, क्योंकि यूजर बाय डिफॉल्ट किसी ग्रुप में होता नहीं है, तो वो उसके नाम से, उसी के नाम से सेम एज करके नाम से एक ग्रुप बन जाते हैं, उसमें वो ऐड हो जाता है। तो उस ग्रुप की आईडी जो है ना, वो भी सेम एज यूजर की आईडी है। और ये उसका जो होम फोल्डर है, उसका पाथ है, मैंने आपको बताया था कि जो रूट है उसकी होम डायरेक्टरी स्लैश रूट होती है, यूजर्स के होम डायरेक्टरी स्लैश में नहीं होते, वो स्लैश होम फोल्डर के अंदर होते हैं। तो स्लैश होम स्लैश हैकर उसकी होम डायरेक्टरी है, और उसका जो शेल है वो स्लेट बिन बैश है, जो बोर्न अगेन शेल है। ठीक है, और ये तो यूजर्स के एंट्रीज हो गई। यूजर्स के पासवर्ड्स कहाँ पर होते हैं, किसी को आइडिया है लिनक्स में यूजर्स के पासवर्ड्स कहाँ पर होते हैं? नहीं पता? cat/etc/shadow के नाम से एक फाइल होती है, ये सिर्फ आप रूट से एक्सेस करते हैं, ये दूसरे यूजर्स को रीडेबल नहीं है। ठीक है, ये यूजर्स के पासवर्ड है, ये हैकर है, हैकर के नाम से जो हैकर पासवर्ड है वो यहाँ पर ये उसका पासवर्ड है। तो ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, ये इनक्रिप्टेड है, ये हैश के फॉर्म में। और ये कौन सा हैश है? ये MD5 क्रिप्ट हैश है, MD5। तो ये आप इसको क्रैक करेंगे ऑनलाइन, आपको जो वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, crackstation.net के नाम से वेबसाइट है, जहाँ पर आप हैश को क्रैक करते हैं। ठीक है, तो वहां से जाके आप कर ले। बाकी ये हैश के फॉर्म में होते हैं पासवर्ड यहाँ पर, और MD5 हैश होता है। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकते हैं, विंडोज तो आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं ना, विंडोज में आपके जो पासवर्ड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, यूजर्स के पासवर्ड्स?
ये तो सबको पता होगा ना, विंडोज तो आप बचपन से यूज करते आ रहे हो। विंडोज में यूजर्स के पासवर्ड्स कहाँ पर होते हैं, कौन से डायरेक्टरी में, कौन से पाथ में होते हैं? नहीं पता? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ऐसा हो कि मैं बोलते जाऊं और आप लोगों को आवाज ही ना आए। चलिए मैं बता देता हूँ। विंडोज में मेरे ख्याल से बाकी लोग सो रहे सारे। विंडोज के जो पासवर्ड होते हैं ना, विंडोज, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विंडोज पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन सेम डेटाबेस। अब सेम डेटाबेस होता कहाँ पर है? ये आपका होता है, आपने देखा होगा सी फोल्डर होता है, वहां पर विंडोज के नाम से एक फोल्डर होता है, ठीक है। विंडोज के अंदर जो है ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, कैमल केस है। सिस्टम 32 है, सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फ़िग, लोअर केस कॉन्फ़िग के नाम से एक फोल्डर होता है, वहां पर सेम के नाम से एक फोल्डर होता है, जो ना आप डिलीट कर सकते हैं, ना आप एडिट कर सकते हैं, ना आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ना आप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोल्डर होते हैं वहां पर। सेम डेटाबेस के अंदर आपके यूजर्स के पासवर्ड्स होते हैं, जो कि क्या होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। ये भी हैश के फॉर्म में होते हैं। और वो कौन सा हैश होता है? हैश के फॉर्म में होते हैं, और हैश होता है NTLM हैश, ठीक है। NTLM हैश में होता है ये। तो ये विंडोज के पासवर्ड होते हैं। ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपके जो इंटरव्यू से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे यूजर बन गए। अब ग्रुप कैसे बनाएंगे? ग्रुप बनाने के लिए हम करते हैं ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप का नाम। फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्रुप का नाम रखता हूँ कि ब्लैक हैट, ठीक है, ग्रुप बन गया। अब यूजर को ग्रुप में कैसे ऐड करेंगे? हैकर है, अब वो ब्लैक हैट करे, व्हाइट हैट करे, तो मैं उसको ग्रुप में ऐड करा, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं, आप अपने नाम से ग्रुप बना ले, आप अपने इंस्टीट्यूट के नाम से कोई भी ग्रुप, कोई अपना यूजर बना ले, फिर एक ग्रुप बना ले, उसमें खुद को ऐड करे। तो मैंने ऐड कैसे करना होगा? यूजर मोड की कमांड से आप किसी भी यूजर को ग्रुप में ऐड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप्स कहां पर देखेंगे। ऐड करेंगे, रीड करेंगे किस फाइल को? ETC के अंदर ग्रुप के नाम से एक फाइल होती है, जिसके अंदर आपके ग्रुप्स के डिटेल होते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो हैकर भी आ रहा है, तो मैं आपको बता दें कि यूजर बाय डिफॉल्ट किसी भी ग्रुप में नहीं होता, तो उसी के नाम से एक ग्रुप बन जाते हैं और उसी में वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हैकर के नाम से ग्रुप भी बनता है। अगर आप ऐड यूजर से यूजर बना रहे हो, तो अगर यूजर हेड से बना रहे हो तो फिर उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती है। अच्छा, ब्लैक हेड यहाँ पर आ गया, उसकी ग्रुप आईडी भी आ गई। अब हम करेंगे यूजर मोड -a का मतलब है ऐड दिस यूजर टू -g ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ब्लैक हेड ग्रुप में ऐड करना है। किसको ऐड करना है? और यूजर का नाम है हैकर। अब हैकर को हमने ग्रुप में ऐड कर लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हैकर यूजर जो है वो ब्लैक हेड ग्रुप में एडेड है? तो हम करेंगे ग्रुप, और इसमें मैं करता हूँ, चलिए ग्रेप करें ब्लैक हेड को। ग्रेप कमांड में समझाता हूँ क्या करता है। ग्रेप फैच करता है। अच्छा, नॉर्मल इस कमांड से रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। देखिए, ब्लैक हेड और उसके अंदर जो है एक ही यूजर हमने ऐड कर लिया है हैकर के नाम से। बाज दफा ना अब इस तरह ग्रुप्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप उसमें नहीं ढूंढ सकते, तो फिर उस केस में आप ग्रेप करते हैं। मतलब कि जो रिजल्ट्स है उसको प्रिंट ना करें, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट को स्टैंडर्ड इनपुट ले ले ग्रेप कमांड का। तो ग्रेप उस आउटपुट में से सर्च करेगा, टेक्स्ट को जो है फिल्टर करेगा। मैंने फिल्टर करना है ब्लैक हेड को, तो ब्लैक हेड वाली लाइन सिर्फ मेरे पास आ जाएगी, बाकी चीजें मुझे शो नहीं होगी। तो ब्लैक हेड ग्रुप के अंदर एक यूजर हैकर के नाम से ग्रेप ये काम करता है, ठीक है। और बाकी अगर कोई अपर केस लोअर केस है तो आप उसमें -i का फ्लैग लगाएंगे, इग्नोर केस का। अगर अपर केस लोअर केस दोनों आपको नजर आएंगे। और अगर लाइन नंबर भी चाहिए तो -n करेंगे, लाइन नंबर भी आपको शो करेगा। 84 नंबर लाइन नंबर पे ये एंट्री है जो आपने
सर्च किए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे ग्रुप्स नजर आ जाएंगे, ग्रुप में कौन से यूजर जो होगी नजर आ जाएंगे। अच्छा, एक यूजर है हमारे पास चले हैकर, और उसको हमने सुपर यूजर बनाना है, क्योंकि हम अगर SU हैकर करते हैं ना, यहाँ से हम sudo -i नहीं कर सकते। ये देखिए, अगर हैकर का पाथ में हैकर टाइप करो तो ये क्या बोल रहे हैं, जिस तरह पहले से हम कर देते हैं ना प्रिविलेज एस्केलेशन, ये बोल रहे हैं कि हैकर इज नॉट इन sudo फाइल, द इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि हैकर जो है ये एक एडमिन यूजर नहीं है, इसके पास रूट के प्रिविलेजेस नहीं है, तो हम इसको पहले सुपर यूजर बनाएंगे। अब सुपर यूजर कौन होता है? सुपर यूजर वो यूजर होता है, सुपर यूजर जो है, सुपर यूजर वो यूजर होता है जो सूडो ग्रुप में ऐड होता है। और सूडो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? जिसके पास रूट के प्रिविलेजेस होती है, ठीक है। तो सूडो ग्रुप के पास रूट के प्रिविलेजेस मतलब जो काम रूट करता है वो काम सूडो ग्रुप करता है, और जो नॉर्मल यूजर है अगर वो हमने सूडो ग्रुप में ऐड कर लिया, इसका मतलब है कि जो काम सूडो ग्रुप कर सकता है वो यूजर भी कर सकता है, तो वो सुपर यूजर बन गया, ठीक है। ये होता है सुपर यूजर। अच्छा, तो हैकर यूजर को हम क्या करेंगे? यूजर मॉड करते हैं -a-g, और ब्लैक हेड की जगह हम ग्रुप का नाम सूडो रखेंगे। सूडो ग्रुप जो है ना उसके पास रूट के प्रिविलेजेस होती है, और हैकर को सूडो ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। अब अगर हम SU हैकर करें और यहाँ से sudo -i में करो, अब मैं हैकर के पासवर्ड के साथ रूट में जा सकता हूँ, क्योंकि ये यूजर सुपर यूजर बन गया। ये एक्ट करता है एज ए रूट अगर हम इसके कमांड के स्टार्ट में sudo टाइप करें तो, ठीक है। तो ये सुपर यूजर बन गया। अब ये कैसे चेक करेंगे कितने टोटल सुपर यूजर है सिस्टम? cat/etc/group करेंगे, और इसमें से हम करेक्ट करेंगे किसको? sudo ग्रुप को। तो ये देखिए sudo ग्रुप आ गया, काली पोजीशन हैकर के 3 यूजर से ये सुपर यूजर है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरह हम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। यूजर को डिलीट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल सिस्टम में मेरे कितने यूजर्स है? यूजर्स तो बहुत ज्यादा है। यूजर्स के होम डायरेक्टरीज में चेक कर लेता हूँ, series/home। यहाँ से चले मैंने डिलीट करना है कोई साइबर यूजर, मैंने डिलीट करना है, ठीक है। कैसे डिलीट करेंगे? यूजर डेल के कमांड से, यूजर डेल स्पेस साइबर। अब इस कमांड से सिर्फ साइबर यूजर डिलीट होगा, उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। उसके लिए -m भी साथ में हमें टाइप करना है, सॉरी -r भी साथ में टाइप करना है, ठीक है। -r करेंगे तो रिकर्सिवली मतलब उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए, अब साइबर यूजर की होम डायरेक्टरी नहीं आ रही। सिंपल यूजर डेल से होता है कि सिर्फ आपका यूजर डिलीट हो जाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, लॉग्स और होम फोल्डर डिलीट नहीं होगा। लेकिन -r करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी चीजें वो सिस्टम में सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। सेम केस जो है आपका उसमें भी है, ग्रुप में भी है। आप ग्रुप डेल करेंगे और ग्रुप का नाम लिखेंगे ब्लैक हेड फॉर एग्जांपल, तो ये ग्रुप डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे ग्रुप को, तो वहां पर हमें ब्लैक हेड का ग्रुप नजर नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में डिलीट हो गया। यहां तक क्लियर है? आगे हमारा जो है पैकेज मैनेजमेंट है वो कर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। फिर 1-2-3 मॉड्यूल्स और कर लेंगे लिनक्स का नेक्स्ट क्लास में, और साथ में एथिकल हैकिंग को भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आज लिनक्स का काम लेते हैं। पैकेज मैनेजमेंट मतलब कि लिनक्स में जो पैकेजेस है, MGMT मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। वो किस तरह करते हैं? इस तरह विंडोज में आप अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, फिर वो डिलीट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो सिस्टम अपडेट करने के लिए लिनक्स में एक होता है अपडेट। अपडेट मतलब अगर कोई न्यू टूल्स वगैरह आए हुए हो या न्यू कोई पैकेजेस हो, फीचर्स हो, तो इस तरह विंडोज में आपके अपडेट आते हैं, आप रीस्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं उस केस में apt अपडेट करते हैं। और ये याद रखें, अगर रूट में हो तो सिर्फ apt अपडेट करें, अगर सुपर यूजर में हो तो फिर आप sudo apt अपडेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अपग्रेड क्या चीज है? अपग्रेड से मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने अपडेट और अपग्रेड किया हुआ। आप अपने सिस्टम को अपग्रेड तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1-2 बार आपने अपडेट करना है, ताकि वो लाइब्रेरीज और जो न्यू पैकेजेस वगैरह आते हैं कि वो आपके सिस्टम में अप टू डेट हो, ठीक है। तो apt अपडेट कम से कम हफ्ते में 1-2 बार आपने चलाना है सिस्टम पे। और अपग्रेड मतलब अपग्रेड क्या होता है कि ऑलरेडी जो अवेलेबल पैकेजेस होते हैं अगर उनके वर्जन्स आ गए हैं तो वो अपग्रेड हो जाएंगे। तो आपने sudo apt अपग्रेड करना है उसके लिए,
और -y भी करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपसे एक एक पैकेज के बारे में वो बार बार पूछेगा। ये चीज करेंगे तो -y करके yes to all करना है, इसका मतलब है yes to all। ठीक है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड। इस तरह लिनक्स का कोई न्यू वर्जन आता है ना, तो आप क्या करते हैं, फिर आप उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड करते हैं। उसके लिए हम करते हैं sudo apt dist -upgrade -yf करते हैं, मतलब फोर्स यस। कुछ चीजें उसमें वार्निंग्स या कुछ इस तरह एरर्स आते हैं, वो इग्नोर करके आगे चला जाएगा और उसको फोर्स यस करके खुद ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड कर लेगा। ठीक है, तो ये 3 आपके उसकी कमांड से। अगर कोई पैकेज आपने इंस्टॉल करना है जो काली की रिपोजिटरी में ऐड हो, मतलब जो आप सिस्टम अपडेट करते हैं काली के ऑफिशियल वेबसाइट से हेडर से वो चीज को डाउनलोड करता हो, तो आप वो करते हैं sudo apt इंस्टॉल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज इंस्टॉल करनी है कि apt इंस्टॉल एक पैकेज है टर्मिनेटर के नाम से। बड़े मजे का एक टर्मिनल होता है, मल्टीपल टर्मिनल्स आप उसमें यूज कर सकते हैं, मेरा फेवरेट है। तो apt इंस्टॉल टर्मिनेटर करके ये एक पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सर, मल्टीपल पैकेज और भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये यहाँ पे आपने सिर्फ बस कमांड नहीं दिया टर्मिनेटर, ये टूल है। हाँ ये एक ही कमांड है टर्मिनेटर। मतलब सर मेटाप्रेटर हो गया जो भी, बस सिर्फ सिंपल नाम लिखना है। नहीं यार, मेटाप्रेटर तो कमांड नहीं है, मेटाप्रेटर तो शेल का नाम है जी। मेटाप्रेटर शेल का नाम है, वो तो कमांड नहीं है। वो मैं समझाऊंगा आपको आगे। मेटाप्रेटर जो है ना, वो तो आप अगर रिवर्स कनेक्शन किसी सिस्टम का लेते हैं तो वो आपको मिल जाती है। सिर्फ आप एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं सिस्टम में। सर मेरा मतलब है कि अगर टूल इंस्टॉल करना हो उसके लिए क्या करना है फिर? फुल इंस्टॉल करना हो, कोई टूल वगैरह इंस्टॉल करना हो सर? तो ये टूल इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, टर्मिनेटर एक टूल है ना। लाइक पैकेज मतलब जी, पैकेज मतलब एक टूल ही है ना। अब कोई टूल यहाँ पर नहीं मौजूद तो फिर उसके लिए आपने करना क्या है। फॉर एग्जांपल आप इंस्टॉल कर रहे के apt इंस्टॉल और आप कर रहे हैं यहाँ पर के फॉर एग्जांपल IP स्कैन यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिपोजिटरी में नहीं है। काली की रिपोजिटरी में जो टूल्स ऐड है तो वो आप कर सकते हैं ना इंस्टॉल। वो आप कैसे चेक करेंगे काली की रिपोजिटरी में कौन कौन से टूल्स है? kali.org की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे। ठीक है, या आप लोग यहाँ पर आते हैं apt लिस्ट करते हैं। apt लिस्ट में ना आपको पूरी रिपोजिटरी की लिस्ट नजर आएगी। ठीक है, इसमें से आप लोग फिल्टर कर सकते हैं। अगर मैं करता हूँ चले कि इसमें मैंने पाइप करना है, पाइप मतलब कि मैंने जितने भी apt लिस्ट के रिजल्ट्स है उसमें मैंने कुछ सर्च करना है, ग्रैब करना है। अब मैं ग्रैब करता हूँ कि इसमें IP स्कैन के नाम से कोई चीज है तो वो अभी सर्च कर रहा है, अगर ना हो तो वो नहीं करेगा सर्च। अब अगर मैं सर्च करूं कि पाइथन के नाम से कोई पैकेज है तो ये सर्च कर लेगा, क्योंकि पाइथन के नाम से बहुत सारे पैकेजेस है। समझ आ रही है? तो ये जो पैकेजेस आपकी रिपोजिटरी में काली की रिपोजिटरी में ऐड है वहां से फेच होके इंस्टॉल होते हैं। जो नहीं है तो आप या तो गिटहब से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जो आपका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके बहुत सारे पैकेजेस वगैरह होते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। और या आप किसी भी इंटरनेट से, जैसे आप विंडोज के लिए .exe डाउनलोड करते हैं ना, बिल्कुल सर। ठीक है, लिनक्स के लिए फिर आप क्या करेंगे, लिनक्स के लिए क्योंकि ये डेबियन बेस्ड लिनक्स है तो इसके लिए आप लोगों ने फिर .deb पैकेज डाउनलोड करना। ओके सर, गॉट इट सर। ठीक है, और DEB पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए apt इंस्टॉल, चले वो मैं कर लूंगा, पहले ये चीज करता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना काली की डॉक्यूमेंटेशन है और कम्युनिटी इनके यहाँ पर क्या क्या चीजें मौजूद है, इनके रिपोजिटरीज कहाँ पर है। इन लोगों ने अपनी साइट अपडेट की है, बड़े मजे मजे की चीजें आई। टूल डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे टूल्स है, ठीक है, नजर आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये काली की रिपोजिटरी में जो टूल्स है तो वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो नहीं है यहाँ पर तो फिर आप या तो सबमिट करते हैं अगर आपके पास कोई टूल हो, या अगर रिक्वेस्ट आपने की है और चेक करना हो तो वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं है कोई टूल, सर्च में नहीं आ रहा, या जिस तरह आपने apt लिस्ट वहां पर की, या यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, आप गिटहब में चले जाते हैं और गिटहब से जाके फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टूल इंस्टॉल करना है, किस चीज से रिलेटेड टूल करें इंस्टॉल, आप बताओ।
अभी हमने टर्मिनेटर कर लिया ना, टर्मिनेटर अगर मैं ऑन करूँ, ये बड़े मजे का एक टर्मिनल है, ये देखिए। इसमें आप मल्टीपल टर्मिनल्स ये देखिए हॉरिजॉन्टली ऑन कर सकते हैं और वर्टिकली ऑन कर सकते हैं। मल्टीपल टर्मिनल्स पे आप काम कर सकते हैं, जिस तरह हैकर्स नहीं करते, एक टर्मिनल के अंदर मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटर अच्छी चीज है, इसको जो है यूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी, सर ये जो आपने कहा ना कि वहाँ से हम जो है ना उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं टूल को, लेकिन टूल सर फिर हम लाइव वर्जन में कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए फिर सिस्टम पे नहीं मतलब कोई टूल अगर यहाँ पर आपको अवेलेबल ना हो ना, आप करते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास APT लाइव वर्जन है सर कि नहीं? हाँ जी, ये तो हमारे पास लाइव वर्जन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर ये सर? कौन सा लाइव वर्जन है? सर ये जो वर्चुअल बुक उस पे नहीं बना हुआ है वर्क स्टेशन पे, VM पे? यार ये लाइव वर्जन नहीं है, किसने बोला आपको ये लाइव वर्जन है? सर ये तो परसिस्टेंट है, ये तो मैंने इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ओके ओके सही। लाइव वर्जन तो आप यूएसबी में बूट करके लाइव बुक कर लेते हो, तो अलग कहानी है। वो तो हमने लाइव किया नहीं है, हमने तो VMware के अंदर इंस्टॉल किया हुआ, कॉन्फ़िगर किया हुआ। फॉर एग्जांपल हम उसकी वेबसाइट से करेंगे तो फिर वो कौन सा होना चाहिए? यार ये हमने उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर किया हुआ, ठीक है सर। ठीक है। और वहां पर ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप लोगों ने लाइव डाउनलोड करना है या आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉलेशन वाला करना है, कौन सा करना है। तो हमने लाइव नहीं किया, हमने तो VMware के अंदर प्रॉपर अपने लैब सेट किए और वो हम किसी भी टाइम एक्सेस करेंगे। तो ये देखिए मेरे फाइल सारे मुझे एज इट इज नजर आते हैं, जो भी मैंने इसमें चीजें सेव की हो। लाइव वो होता है, आप यूएसबी में लाइव बूट करते हैं कि आप बस उसको प्लग इन प्ले करें, लिनक्स ऑन हो जाए और आप जब भी उसको चाहे तो आपकी सारी चीजें उड़ जाते हैं और जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहे तो दोबारा एक्सेस हो जाती है। वो लाइव पे चलती है, मतलब कि वो बिल्कुल फ्रेश एक लिनक्स स्टार्ट हो जाता है, तो वो लाइव लिनक्स होता है। ये तो टूल्स परसिस्टेंट होते हैं। जब भी आप, अभी मैंने टर्मिनेटर इंस्टॉल कर लिया, आप रीस्टार्ट करें, वही टर्मिनेटर यहाँ पर पड़ा होगा, टूल्स यहाँ पर सारे पड़े होंगे। रिपोजिटरी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन, ये रिपोजिटरी टूल की पूरी। और नहीं होता तो आप उसको गेटअप से, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि गेटअप से कोई टूल इंस्टॉल करते चले, गेटअप, और यहाँ से मैं करता हूँ चले कोई Zfisher के नाम से, ये एक फिशिंग टूल है। इसको अभी सर सोशल इंजीनियरिंग हमारा मॉड्यूल है नहीं, लेकिन अब सामने आ गया तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। Zfisher जो है ना एक फिशिंग टूल है, लोग ये हैकर्स यूज करके ना आप यूजर्स के जो फेसबुक अकाउंट्स या इंस्टा अकाउंट्स, ये सारे अकाउंट्स वो स्टील करते हैं, ठीक है। तो वो अगर हमने क्लोन करना है तो इसका जो कमांड है वो क्या है, गेट क्लोन स्पेस, और जो भी URL हमने वहां से कोड बटन से कॉपी किया हुआ वो यहाँ पर क्लोन हो जाए। एज इट इज जितने टूल वहां पर पड़े हुए थे गेटअप पे, यहाँ पर सारे डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये गेट क्लोन, गेट मतलब GIT मतलब गेटहब का, ठीक है। और CD करके जो यहाँ पर टूल फोल्डर है होगा तो उस फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आती कि किस तरह करे तो गेट करे रीडमी फाइल इन लोगों ने दी होती है साथ, इसमें पूरे इंस्टॉलेशंस के आपको जो है ना स्टेप्स नजर आ जाएंगे। ये देखिए स्टेप्स यहाँ पर जो है ना पड़े हुए। इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन के लिए कितने, अच्छा ये टर्मिक्स के लिए दिया हुआ और बैश, ये हमारा जो है ना इंस्टॉलेशन है काली लिनक्स या लिनक्स के लिए। तो फोल्डर के अंदर जाना है और बैश zfisher.sh करना है। बैश मतलब क्योंकि sh स्क्रिप्ट है, बैश स्क्रिप्ट है, तो हम बैश से इसको रन करें। मैं करता हूँ बैश zfisher.sh, ये रन हो जाएगा। इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस वगैरह हो तो वो इंस्टॉल कर ले गए। ये टूल मतलब ये इंस्टॉल हमने क्लोन कर लिया और अभी ये रन हो गया, बस ये सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अगर आपके पास रिपोजिटरी से कोई APT से नहीं इंस्टॉल हो रहा तो आप जाके गेटअप से सर्च करें या थर्ड पार्टी किसी भी वेबसाइट से DEB Debian बेस्ड टूल डाउनलोड करें, जिस तरह विंडोज के लिए करते हैं गूगल से डाउनलोड, और फिर उसको इंस्टॉल करें, सिंपल। क्लियर हो गया? ये पैकेज मैनेजमेंट है लिनक्स में। सर एक और बात क्वेश्चन कर, जी जी करें क्वेश्चन। सर मेरे पास लाइव वर्जन है तो इसमें फिर ये Zfisher होगा, ये मुझे चाहिए भी। कौन सा वर्जन है? लाइव है सर, वर्चुअल बॉक्स यूज करना। तो वर्चुअल बॉक्स में लाइव कैसे चला रहे हो? वर्चुअल बॉक्स के लिए आप डाउनलोड करें, काली का एक इमेज डाउनलोड करें ना, उसको इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगर करें लाइव, तो कोई फायदा नहीं है ना लाइव ये का। टूल रहेगा कि नहीं?
टूल तो हो जाएगा कॉन्फ़िगर, लेकिन मसला ये होगा कि आपने लाइव किया हुआ है तो आप जब भी उसको रिस्टार्ट करेंगे वो सारी चीजें आपके खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली सर, मेरे साथ यही होता है। मैं स्क्रीनशॉट तो रखता हूँ, फिर जब मैं वापस आता हूँ सर उसको फिर वो चले जाते तो यार आप एक काम करें, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, kali.org में जाए, यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है ना डाउनलोड का ऑप्शन दिया होता है, इस पे जाए। अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो इंस्टॉलर इमेज में जाए, अगर आपने कॉन्फ़िगर्ड इमेज करना है तो वर्चुअल मशीन पे जाए। यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स के लिए भी इमेज दिया हुआ है और VMware के लिए भी, ये दोनों परसिस्टेंट है। ये इंस्टॉल करें, ये जितना भी डेटा आपका सेव होगा उसमें रहेगा। ठीक है जी सर, ठीक। लाइव का फायदा नहीं है ना, आप चीजें सीख रहे हो तो लाइव क्यों यूज कर रहे हो? लाइव तो जस्ट एक लिमिटेड उसके लिए है कि आप किसी जगह जाते आपका डेटा स्टोर ना हो, बस आप इसलिए लाइव यूज करें। अच्छा, ये जी पे से रन हो गया है। इसमें जो हैकर्स करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो अटैक्स कर रहे हैं, फिशिंग अटैक। यूजर को कोई लिंक भेजता है, लिंक में वो अपने यूजर और पासवर्ड टाइप करते हो, हैकर के पास चले जाते हैं। तो ये फिशिंग अटेम्प्ट होता है, स्कूल के थ्रू होता है। अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल वन फेसबुक, ये बोले कि कौन सा वाला आपने अटैक करना है, तो मैंने ट्रेडिशनल पेज पे करना है। तो चलिए लोकल होस्ट पे करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पोर्ट फॉरवर्डिंग सेट नहीं है। यू वांट अ कस्टम पोर्ट? नो। इसने मुझे एक URL दे दिया है लोकल होस्ट पे। चले सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ ये टूल रन हो गया, ये काम कैसे करता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग में आपको फिर समझा दूंगा पोर्ट फॉरवर्डिंग किस तरह होती है, वो बाद में लिनक्स से भी कर रहे हैं और हमें दिक्कत में कर लेंगे। तो मैं लोकल होस्ट पे चेक कर रहा हूँ कि ये कोई क्रेडेंशियल हमारे जो स्टील करता है नहीं करता। तो आपको ना यहाँ पर एक फेसबुक का पेज नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए एज इट इज इस तरह भी फेसबुक का पेज होता है। और यहाँ पर गलती से लोग क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट जो है वो लॉग इन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल example.gmail.com 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक करता हूँ तो वो मजे की बात ये होती है कि वो रीडायरेक्ट होकर ना आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे रीडायरेक्ट भी हो जाता है। इसका मतलब है अगर ऑलरेडी लॉग इन है तो वो लॉग इन होकर आपके अकाउंट आ जाएगा, तो उसको शक नहीं होता यूजर को। लेकिन हैकर के पास ना उसके ये देखिए क्रेडेंशियल चले जाते हैं, ये यूजर नेम, ये ईमेल है और ये उसका पासवर्ड आ गया। उसकी इवन की पब्लिक आईपी एड्रेस भी आ जाती है और वो आईपी भी सेव हो जाती है टेक्स्ट फाइल के अंदर। और जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, अगर सिस्टम बंद हो जाते हैं गलती से या कुछ भी हो जाता है, तो वो क्रेडेंशियल भी फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये एक फिशिंग अटैक होता है। ठीक है, ये तो मैंने अपने होस्ट ओनली उस पे कर लिया, लोकल होस्ट पे। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह आप आउटसाइड नेटवर्क कैसे करते हैं, रिमोटली कैसे करते हैं। उसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग करना होगा। तो ये एक टूल है, मतलब अगर आपके पास कोई एपीटी से नहीं इंस्टॉल हो रही टूल वगैरह या है नहीं रिपोजिटरी के अंदर, तो फिर आप उसको क्या करते हैं, इसको फिर आप गिटहब से या DEV पैकेज कैसे करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने वाला है। चले फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जो है ना कल कर लेंगे, 1 मिनट से कम टाइम रह गया। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास, इसको वाइंड अप करते हैं।